इससे पहले के कुछ चैप्टर्स में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं केंद्र सरकार के विषय में। केंद्र सरकार जिसका वर्णन भाग 5 में है संविधान में, तो आपने ना सिर्फ प्रमुख प्रमुख चैप्टर्स को बल्कि लगभग सारे चैप्टर्स के विषय में मुझसे बहुत ही विस्तार से पढ़ा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद जिसमें लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, संसद की कार्यवाहियाँ, महान्यायवादी, हालांकि आपने महाअधिवक्ता भी पढ़ लिया है उसके साथ ही जो राज्य का विषय है, और आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और बहुत सारे चैप्टर्स, या यूं कहें कि लगभग सारे चैप्टर्स जो भी केंद्र के पोर्शन में आते हैं, भाग 5 में आते हैं, वो सब आप बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब हम एंटर करते हैं राज्य की ओर, और जैसे हमने केंद्र को प्रारंभ किया था राष्ट्रपति से, वैसे ही हम राज्य को यानी भाग 6 को प्रारंभ करते हैं राज्यपाल से। देखिए, आप जब केंद्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो आप राष्ट्रपति से प्रारंभ करते हैं। जैसे आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है कि संसद सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं होती, राष्ट्रपति भी उसका एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पेश होके जाता है, जब तक वो काउंटर पे नहीं पहुंचता राष्ट्रपति महोदय के और राष्ट्रपति उस पर अपनी अंतिम मुहर नहीं लगा देते, तब तक वो कानून नहीं बनता। तो संसद का मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों ही होते हैं। ठीक वैसे ही जब हम राज्य के विषय में बात करते हैं तो राज्य में चूंकि विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल भी सिर्फ विधान परिषद और विधानसभा नहीं होती, राज्यपाल उसका बहुत प्रमुख अंग होता है। जो कार्य राष्ट्रपति के केंद्र में है, लगभग वही सारे कार्य राज्यपाल के राज्य में हैं। तो जैसे हम प्रारंभ करते हैं केंद्र में राष्ट्रपति से और बहुत ही विस्तार से उसके विषय में सारे प्रावधान, उसकी सारी शक्तियाँ, उससे संबंधित सारे अनुच्छेद पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही चूंकि आज हम राज्य प्रारंभ कर रहे हैं तो राज्यपाल से अपने अध्यायों को स्टार्ट करते हैं, अपने राज्य के पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। आप राष्ट्रपति को राज्यपाल से पहले पढ़ें। कहने को तो राज्यपाल बिल्कुल स्वतंत्र चैप्टर है अपने आप में, आप एक नए सिरे से इसे पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं, इसके सारे प्रावधान पढ़िए, सारी शक्तियां पढ़िए, और हर चैप्टर की तरह यह भी एक स्वतंत्र चैप्टर है। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति का अध्ययन पहले कर लेते हैं तो क्योंकि राष्ट्रपति के पद के लगभग समतुल्य यह पद है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो केंद्र में बैठा एक महानुभाव है और ये राज्य में बैठा उसका लगभग समतुल्य महानुभाव है। कार्य शक्तियां लगभग एक जैसी हैं। तो अगर आप राष्ट्रपति का अध्ययन पहले कर लेते हैं तो इस चीज की गुंजाइश बहुत ज्यादा है कि आप पढ़ेंगे कम और समझ अपनी ज्यादा विकसित कर लेंगे राज्यपाल के विषय में। तो मेरा ये अनुरोध है आपसे कि आप पहले मेरी प्ले लिस्ट पे जाके राष्ट्रपति के चैप्टर को बहुत डिटेल से देखें, क्योंकि जब आप उस चैप्टर को देख लेंगे तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है, अटूट विश्वास है मुझे कि आप इस चैप्टर को एक बार सरसरी नजर से देखेंगे भी और आपको लगभग पूरी समझ विकसित हो जाएगी। क्योंकि राष्ट्रपति में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वही लगभग सब कुछ आप यहाँ पढ़ेंगे, सिर्फ वही फर्क है कि वो केंद्र का मसला है, ये राज्य का मसला है। आइए प्रारंभ करते हैं उन सारे प्रावधानों, उन सारी शक्तियों, उन सारे अनुच्छेदों के विषय में जो आपको राज्यपाल के विषय में पढ़ने हैं, जहाँ से कोई भी प्रश्न आने की कोई भी उम्मीद है, उन सब को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ प्रावधान आपके लिए लिख दिए हैं, एक एक प्रावधान को बहुत बिंदुवार आपको समझाता हूँ। सबसे पहले प्रारंभ में ऊपर लिखा हुआ है अनुच्छेद 152 में राज्यपाल का पद है और अनुच्छेद 153 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। ये चीज बहुत प्रमुखता से याद रखें। इसमें जो दूसरा वाला है इसको बहुत ही प्रमुखता से याद रखें कि आर्टिकल 153 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, यह कहा गया है, यह प्रावधान दिया गया है। आपने राष्ट्रपति में पढ़ा, आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ठीक वैसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। तो ये अनुच्छेद विशेषता से याद रखें। कभी कभी अनुच्छेद भी पूछ देता है, हालांकि राष्ट्रपति में, संसद में, विधानमंडल में या राज्यपाल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल बनते हैं और थ्योरी से या कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। अनुच्छेद कम हैं तो वो जो मेन अनुच्छेद हैं उनको अच्छे से स्मरण रखें। आते हैं नियुक्ति के ऊपर, तो नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय सिर्फ करते ही नहीं है, इनकी नियुक्ति टोटली प्रसाद पर्यंत होती है। जैसा कि आप अक्सर देखते रहते होंगे टीवी चैनल्स में, समाचारों में, पेपर में, कि यहाँ के राज्यपाल को उठा के वहाँ भेज दिया जाता है, वहाँ के राज्यपाल को उठा के यहाँ ले आया जाता है। तो
तो राज्यों में राज्यपालों के इंटरचेंज बहुत ही सहजता से चलते रहते हैं। नाम निर्देशित किया जाता है मंत्रिपरिषद के द्वारा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्र में एक मंत्रिपरिषद होता है, आपको बताया है मैंने, बहुत विस्तार समझाया है। तो उस मंत्रिपरिषद के द्वारा जिस नाम को की सलाह पेश की जाती है राष्ट्रपति जी के पटल पे, उस नाम को ही वो राज्यपाल के रूप में आगे प्रस्तुत कर देते हैं। तो सरकारें बदलती हैं और राजनीति वश या जो भी आप कहें, राज्यपाल भी बिल्कुल वैसे ही बदलते रहते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। आर्टिकल याद रखें, आर्टिकल 155, और प्रसाद पर्यंत पद है। ये बहुत विशेषता से याद रखें कि ये प्रसाद पर्यंत पद है। कार्यकाल पे आते हैं तो आपको प्रमुखता से 3 चीजें याद रखनी है। देखिए, अगर जनरल कार्यकाल आपसे पूछे तो जनरल कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। जनरल कार्यकाल संविधान में वर्णन प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष है, लेकिन ये उससे पूर्व इस्तीफा भी दे सकता है, अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। और वही चीज जो मैंने आपको भी ऊपर पर समझाई कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद है, इसको आप सर्किल कर लें, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद है। अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे इसको पद से निकाल सकता है, त्यागपत्र स्वतः दे सकता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद है। राष्ट्रपति जब भी चाहे इसको पद से मुक्त कर सकता है। आर्टिकल याद रखें, कार्यकाल के विषय में ये 3 बिंदु याद रखें। योग्यता पर आते हैं। योग्यता में आप देखेंगे ध्यान से तो आपको लगभग वही सारी योग्यताएं नजर आएंगी जो आपने राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ी हैं। भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो। यहां पे आपको 2 बिंदु विशेषता से याद रखने हैं, बिंदु 2 और बिंदु 4। इसको बहुत अंडरलाइन करके पढ़ें। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और संसद या विधानमंडल में किसी भी एक का सदस्य ना हो। इसे बहुत गहनता से याद रखें कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह व्यक्ति ही राज्यपाल के पद का दावेदार है, और संसद या विधानमंडल में किसी भी एक का सदस्य ना हो। ये 2 चीजें याद रखें यहां से योग्यता में। शपथ पे एक चीज बहुत हाईलाइट करके याद करें कि इसको भी आप इंटरलिंक करें। अगर आप राष्ट्रपति से इसे इंटरलिंक करें तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक वैसे ही राज्य के मसले में, राज्य में उच्च न्यायालय होता है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। देखिए, जब आप इंटरलिंकिंग करेंगे, मैंने आपसे क्या कहा प्रारंभ में, आप राष्ट्रपति क्यों पढ़ें? जब आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो आपको राज्यपाल को पूरा पढ़ना भी नहीं है। आधे से अधिक प्रावधान ऐसे हैं जो आप केंद्र से राज्य को जोड़कर इंटरलिंक करके स्वतः ही बना देंगे। जैसे यही चीज है, शपथ के विषय में आप पढ़ें तो आपको ये पढ़ना ही नहीं है, आप सीधे केंद्र के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति महोदय को सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं, वो केंद्र का मामला है। उच्चतम न्यायालय का चीफ जस्टिस दिलाता है। जब हम राज्य की बात करेंगे यानी राज्यपाल की बात कर रहे हैं तो वहां तो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, तो भैया हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाएगा उनको शपथ। तो ऐसे इंटरलिंकिंग तभी कर पाएंगे जब राष्ट्रपति को पहले पढ़ेंगे अच्छे से। शपथ आपने पढ़ ली, और दूसरा बिंदु लिखा है कि सीजे यानी कि चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी अगर चीफ जस्टिस अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उनकी शपथ दिलाएंगे। तो ये आप हाईलाइट कर लें कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उनको शपथ दिलाता है। एक क्षमादान की शक्ति आपने पढ़ी है राष्ट्रपति में कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारे प्रकार के क्षमादान होते हैं। आर्टिकल 72 में वहां आपने पढ़ा है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान के विषय में बहुत सारी बातें करी गई है, पढ़ाया गया मेरे द्वारा आपको। यहां पर भी राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति है, लेकिन 2 चीजें याद रखें आप, केवल 2 चीजें, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पहला, आर्टिकल याद रखें, आर्टिकल 161 में इसका वर्णन है। एक तो आर्टिकल याद रखें, और इससे भी ज्यादा प्रमुखता से जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि राष्ट्रपति के पास तो क्षमादान की सारी शक्तियां हैं। वो मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन बस मृत्युदंड ही वो दंड है जिसको राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। बाकी किसी भी सजा को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, परिहार कर सकता है, समाप्त कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। ये जितने शब्द आपके लिखे हुए हैं इन सारे शब्दों को आप एज इट इज उतारें। परिहार कर सकता है, निलंबित कर सकता है, माफ कर सकता है, रोक सकता है,
लघुकरण यानी छोटा कर सकता है। ये सारे तो उसको प्रावधान में आते हैं, उसको अधिकार है, उसकी शक्तियों में है। आगे चल के आप पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियाँ आई, जैसे किसी पद की बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। आपने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा, विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, यहाँ भी पढ़ेंगे आप राज्यपाल में भी। तो ये सब न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आती हैं, राज्यपाल की हो या राष्ट्रपति की हो, ये न्यायिक शक्तियाँ हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो यह है कि राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में मृत्युदंड को माफ़ करना नहीं आता। बहुत गाढ़ा गाढ़ा इसे हाईलाइट करें और इसको अच्छे से स्मरण करें। माफ़ करना नहीं आता यानी वो माफ़ नहीं कर सकता, वो किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड से माफ़ नहीं कर सकता। बाकी सारे प्रावधान लगभग वही हैं जो राष्ट्रपति में हैं। तो ये क्षमादान से संबंधित प्रावधान है। तो मोटा मोटी आपने नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, शपथ और क्षमादान, एक और है यहां नोट नहीं किया लेकिन यहीं पे आपने पढ़ा, त्यागपत्र दे सकता है। तो त्यागपत्र किसको देगा? जो नियुक्ति करता होगा, राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है। तो ये आपको इतने आर्टिकल्स याद रखने हैं और इनके प्रावधान विशेषता याद रखने हैं। मेन यहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत आसानी से और अच्छे खासे क्वेश्चंस यहीं से आपको मिलते हैं। अब हम एंटर करते हैं शक्तियों के ऊपर, क्योंकि शक्तियों से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्री में आते हैं और मेंस में तो सीधे सीधे पूछ देता है कि राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन करें, वित्तीय शक्तियों का वर्णन करें, कार्यकारी शक्तियों का वर्णन करें, विधायी शक्तियों का वर्णन करें। तो वही लगभग सारी शक्तियां आपको पढ़नी है जो आपने राष्ट्रपति में पढ़नी है। 2-3 चीजें याद रखें अच्छे से। पहला ये कि राष्ट्रपति के पास, जैसे आपने यहां पे पढ़ा कि क्षमादान में मृत्युदंड माफ करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, राष्ट्रपति को है। ऐसे ही कुछ और शक्तियां भी हैं जो राज्यपाल के पास नहीं है लेकिन राष्ट्रपति के पास होती हैं और राष्ट्रपति उनका प्रयोग करता है और भरपूर प्रयोग करता है। कुछ एक शक्तियां हैं जो आप यहां नहीं लिखे देख रहे हैं और राष्ट्रपति में आपने देखी हैं, पढ़ी हैं अच्छे से, बस वही सारी शक्तियां। एक तो आपातकाल संबंधी शक्ति है। आपातकाल आपने पढ़ा है मुझसे कि 352, 356, 360 राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 में, तो वो राष्ट्रपति महोदय के पास पावर होती है, राज्यपाल के पास उसका कोई पावर नहीं है। अगर 356 और 365 की हम बात करें, आप यहां भी पढ़ेंगे, तो उसकी सिफारिश करता है राज्यपाल, लेकिन लगातार राष्ट्रपति ही है। एक तो वो शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती। सैन्य शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, थल सेना, जल सेना और नभसेना, वायुसेना। तो इन तीनों का प्रमुख होता है, लेकिन ये सैन्य शक्ति हमारे राज्यपाल महोदय के पास नहीं होती। और एक जो अंतर्राष्ट्रीय पटल की शक्ति होती है, कूटनीतिक शक्ति, वो नहीं होती है। 3 शक्तियां नहीं होती राज्यपाल के पास, बाकी सारी लगभग वही शक्तियां हैं जो आपने राष्ट्रपति में पढ़ी हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आप कोई भी शक्ति पढ़ें, राष्ट्रपति की या राज्यपाल की, उसको बिल्कुल इंटरलिंकिंग करके पढ़ें, लगभग एक एक लाइन आपको वही पढ़ने में मिलेगी। फर्क सिर्फ इतना है, वहां केंद्र का मसला है, यहां राज्य का मसला है। चलिए आइए कार्यकारी शक्तियां, पहले मैं थोड़ी आपकी समझ विकसित कर देता हूं। देखिए, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, ठीक है। मोटा मोटी समझ आप ऐसे समझिए, कार्यकारी शक्ति जब भी पढ़ी है, किसी भी कार्यकारी शक्ति पढ़ी है, आप राष्ट्रपति की हो, राज्यपाल की हो, किसी पद की कार्यकारी शक्ति पढ़िए। कार्यकारी शक्ति का मतलब नियुक्ति की शक्ति, कि भैया फलाना आदमी किसे किसे नियुक्त करता है। विधायी शक्ति का मतलब होता है कि सीधे घुस जाइए विधानमंडल में या संसद में, कि संसद के अंदर से क्या क्या अधिकार हैं। जैसे राष्ट्रपति को संसद के अंदर क्या क्या अधिकार हैं, अगर राज्यपाल की बात करें तो उसे विधानमंडल के अंदर क्या क्या अधिकार है, यानी विधायी क्या क्या अधिकार है। भाई विधायी से मतलब क्या है कि संसद का पटल या विधानमंडल का पटल, तो वहां क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। जब भी आप वित्तीय शक्ति के बारे में पढ़ें तो मोटा मोटी 2-3 चीजें दिमाग में रखें, अगर क्वेश्चन नहीं भी याद है तब भी आप लिख लेंगे। एक तो धन विधेयक के बारे में आप बहुत अच्छे से याद रखें कि धन विधेयक के बारे में कौन शक्ति प्रमुख है, कौन सी नहीं है। दूसरा, बजट के बारे में याद रखें कि बजट कौन प्रस्तुत करता है, कौन नहीं करता है। तो ये मोटा मोटी चीजें याद रखें, बाकी तो प्रावधान आप पढ़ेंगे, सहजता से आपको याद भी हो जाएंगे। तो देखिए, अगर हम नियुक्तियों की बात करें, राज्यपाल की नियुक्तियों की बात करें, किन किन की नियुक्ति करता है, कार्यकारी शक्तियों से प्रारंभ करते हैं। तो कार्यकारी शक्तियों में नियुक्तियां, जैसे आपने राष्ट्रपति पढ़ा, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, केंद्र स्तर की बात होती है। जब राज्य स्तर की बात है तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। जब हम बात करते हैं केंद्र की, तो वहां पे वो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। अब भाई राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा? महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। तो ऐसे इंटरलिंकिंग करके आप अपने आप बना बना के ये सब लिख सकते हैं। राज्य सरकार के सभी कार्य उसके नाम से होंगे। उसके नाम से का मतलब होता है कि कार्यकारी अध्यक्ष होता है। ये लिखा है आपका 153 में। इसका मतलब ये होता है कि सारे काम, सारे शासकीय प्रशासकीय कार्य उसके नाम से होंगे भारत सरकार के। या अगर हम राज्य की बात करें तो विधानमंडल के, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति और समस्त अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। अब देखिए यहां पे दो चीजें ध्यान रखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। अब इन दोनों में एक चीज बहुत विशेषता से याद रखें। देखिए, नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त और लोक सेवा आयोग के सदस्यों की दोनों की करेगा, लेकिन फर्क क्या है भाई? यहां पे महाधिवक्ता टोटली प्रसाद पर्यंत पद है, कभी भी निकाल देगा उसे। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, ध्यान दें, नियुक्ति राज्यपाल अवश्य करेगा, लेकिन उसको निकालने का प्रावधान उसके अंडर में नहीं है। उसको निकाला कैसे जाएगा? ठीक उसी प्रकार निकाला जाएगा जिस प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीश को निकाला जाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अपने पद से निकालने के जो भी प्रावधान हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे, उन प्रावधानों पे चल के ही राज्य निर्वाचन आयुक्त को निकाला जा सकता है। हाँ, नियुक्ति राज्यपाल अवश्य करता है। ठीक उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी तैयारी कर रहे हैं आप में से बहुत सारे बच्चे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों की ही नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन निकालता वो नहीं है। निकालता कौन है? राष्ट्रपति महोदय निकालते हैं। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसे बहुत गोला लगा के अच्छे से पढ़ें कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन पद से हटाता कौन है? राष्ट्रपति महोदय हटाते हैं। जिला जज, प्रत्येक जिले में जज होता है, तो जिला जज की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल, इसी संवैधानिक आपातकाल के विषय में मैं आपको ये बता रहा था, आर्टिकल 356 और 365 ये दोनों ही इससे संबंधित है। अगर इनका प्रयोग करना है तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति ये लगाएगा, उसको ये अधिकार नहीं है। लेकिन आपातकाल के विषय में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और वो ही कुलपतियों की नियुक्ति करता है। तो ये बेसिक पॉइंट है। इनमें से काफी पॉइंट तो आप राष्ट्रपति से लिंक करके ही बना सकते हैं, लेकिन आप 2 बार भी इसको पढ़ेंगे बहुत सहजता से समझ जाएंगे किसकी नियुक्ति करता है, कैसे नियुक्ति करता है, कौन से ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति तो कर देता है लेकिन निकालने का प्रावधान नहीं है। तो वो चीजें आप अच्छे से स्मरण करें, लिखें। ये पॉइंट्स में इसीलिए मैंने लिख दिया है कि आप एज इट इज लिखें। पॉइंट में जब कोई चीज लिखी होती है, आपके द्वारा लिखी गई है, तो वो आपको सरलता से याद होती है। आपको स्मरण रहता है कि इसमें 8 बिंदु हमें पढ़ने हैं, 9 बिंदु पढ़ने हैं। आपने 4 मनन किए, आपको अच्छे से पता है कि आप 4 भूल रहे हैं, 4 आपको और पढ़ने हैं, तो पॉइंट्स में लिखा करें। मेंस भी आप अच्छे नंबर तभी पाएंगे जब पॉइंट्स में लिखेंगे। थ्योरी नहीं वहां कोई पढ़ने जा रहा आपकी लंबी चौड़ी, तो ऐसे पॉइंट्स में आप लिखें। ये 8-9 आपके कार्यकारी शक्तियां हैं, ठीक है। आते हैं विधायी शक्तियों पे। तो जैसा मैंने आपको ये बताया, विधायी शक्ति जैसे ही दिमाग में आए, कार्यकारी जैसे आए एकदम नियुक्ति पे दिमाग जाए, जैसे ही विधायी आए एकदम विधानसभा में चले जाइए या संसद में चले जाइए। राष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़ रहे हैं, संसद में चले जाइए। राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं, विधानमंडल में चले जाइए कि भैया विधानमंडल में कौन कौन शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं विधानमंडल के विषय में राज्यपाल को, कि जैसे सत्र वो ही बुला सकता है, वो सत्रावसान कर सकता है, सत्र को आहूत कर सकता है, सत्र को विघटित कर सकता है, सत्र को बढ़ा सकता है। तो ये सारे उसको अधिकार दिए गए हैं। तो विधानमंडल की बैठक बुला सकता है और सत्रावसान कर सकता है, नहीं विघटित कर सकता है। ये दोनों उसे अधिकार हैं। अब देखिए विधानमंडल की सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश ला सकता है। ये अध्यादेश बहुत स्पेशल है। आपने आर्टिकल 123 पढ़ा, कहां पढ़ा? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब
दोनों सदनों का सत्रावसान होता है, संसद के सदन नहीं चल रहे होते, तो राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है कि वो अध्यादेश ला सकता है। हाँ, वहाँ कंडीशन है कि 6 सप्ताह के अंदर जो है वो उस अध्यादेश को पारित होना जरूरी है, वरना वो स्वतः ही विघटित पाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी प्रावधान है। एक तो इसका आर्टिकल याद कर लें आप, वहाँ पे 123 है राष्ट्रपति के विषय में, आर्टिकल 123 है अध्यादेश से संबंधित कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, यह अनुच्छेद 123 में लिखा हुआ है। यहाँ पे राज्यपाल में सेम उसी कॉन्सेप्ट में, यानी राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 213। ये आर्टिकल भी आप याद रखें। और सत्रावसान में ये अध्यादेश ला सकता है। 6 सप्ताह की अवधि होती है, ये अच्छे से याद रखें। अगला ये जो 2 बिंदु 3 और 4 लिखे हैं, इससे खूब थोक के भाव क्वेश्चन आते हैं। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को, जैसा कि आप जानते हैं, कला संगीत विज्ञान से जुड़े हुए कई महानुभावों को नाम निर्देशित किया जाता है। 1/6 ऐसे लोग होते हैं, यानी कुल सदस्यों की संख्या के 1/6 सदस्यों को डायरेक्ट विधान परिषद में राज्यपाल महोदय द्वारा नामित किया जाता है। और विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नामित करा जाता है, एक आंग्ल भारतीय। अब आपसे ये पूछ देगा ये लिखा किस अनुच्छेद में है, तो इसका आर्टिकल भी याद रखें, आर्टिकल 333 में ये लिखा हुआ है, ये भी याद रखें, आर्टिकल 333 में ये लिखा है। अब देखिए विधेयकों को क्या क्या कर सकता है। ये आपने राष्ट्रपति पढ़ा है, और राष्ट्रपति में आपने बहुत विस्तार से पढ़ा है कि राष्ट्रपति के पास जब भी कोई बिल पहुंचता है, जब भी कोई विधेयक पहुंचता है, तो उसके पास 3 ऑप्शन है। या तो एज इट इज उसको स्वीकृत करते, जो ज़्यादातर केसेस में होता भी, भाई कोई बिल पहुंचता है तो ज़्यादातर केसेस में तो राष्ट्रपति महोदय उसको स्वीकृति ही दे देते हैं। दूसरा ये कर सकता है कि उनको रोक सकता है, मतलब स्वीकृति दी है या नहीं दी है लेकिन रोक के रखा हुआ है। और तीसरा उसको लौटा सकता है। ये 3 केसेस होते हैं राष्ट्रपति के मसले में। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3 केस तो आपको बिल्कुल वही नजर आएंगे। एक और बड़ा हुआ केस है कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, यानी अगर वो कोई ऐसा विधेयक है जिसको राष्ट्रपति के संज्ञान में लाना चाहता है तो वो सुरक्षित रख सकता है उसको, कौन? राज्यपाल। तो स्वीकृति कर सकता है, यानी बिल को स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ये तीनों प्रावधान आपने राष्ट्रपति में भी पढ़े हैं। एक ये आप ऐड कर लें यहाँ पे कि वो राष्ट्रपति के विचार में भी उसको ला सकता है। तो ये 4 अधिकार हैं उसके पास किसी विधेयक के संबंध में, अगर विधेयक कोई उसके पटल पे आता है तो। अब आते हैं हम कोई वित्तीय शक्तियों के विषय में। तो देखिए वित्तीय शक्तियों में जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया, आपको एक तो बजट के विषय में पढ़ना है, एक धन विषय के विषय में पढ़ना है, कुछ पदों के विषय में आपको पढ़ना है। तो देखिए धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत होगा। अब यहाँ पे 2-3 शब्द हैं जिनकी व्याख्या यहाँ संभव नहीं है, बहुत विस्तार से मैंने आपको धन विधेयक, वित्त विधेयक के बारे में बताया है, चिल्ला चिल्ला के आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ाया है, आपको कंठस्थ कराया है। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो अच्छे से जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक जाके पढ़ें। यहाँ भी मैं आपको एक सिंपल समझ के लिए बता देता हूँ। देखिए धन विधेयक धन से जुड़ा हुआ, वित्त से जुड़ा हुआ एक विधेयक होता है जो सिर्फ लोकसभा में, अगर केंद्र की बात करें तो सिर्फ लोकसभा में पास किया जाता है, लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया जाता है। पास तो बाद में दोनों सदनों से होता है, लेकिन उसको प्रस्तुत लोकसभा में किया जाता है। एक तो कंडीशन ये है कि उसको लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, दूसरी कंडीशन ये है कि उसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये तो बात हम कर रहे हैं केंद्र सरकार की। सेम वही धन विधेयक राज्य में भी, यानी राज्य सरकार भी उसको प्रस्तुत करती है। तो वहां पे बस कंडीशंस वही हैं, राष्ट्रपति को आप राज्यपाल कह दीजिए और वहां पे आप लोकसभा कहते हैं जो कि लोगों की सभा है, हाउस ऑफ पीपल है। यहां आप हाउस ऑफ पीपल विधानसभा को कहते हैं। तो विधानसभा में ही पेश किया जाता है और राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश होता है। कौन सा? धन विधेयक। क्या होता है ये धन विधेयक, क्या क्या प्रावधान होते हैं इसमें, बिल्कुल काला चिट्टा खोल के मैंने रखा है, इसके बारे में एक सेपरेट चैप्टर बनाया है, जाके आप देखें। यहाँ पे आप ये याद रखें कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही इसको प्रस्तुत किया जाता है और विधानसभा में ही इसको प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बहुत आसान भाषा में बजट भी कहते हैं, आर्टिकल 112 112 में इसका वर्णन है, वो भी यही रखता है।
सभा के पटल पे, विधानसभा के पटल पे 2 पद याद रखें कि राज्य वित्त आयोग और आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि हालांकि कोई पद नहीं है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है 243 आई में इसका वर्णन है। आप आगे चल के बहुत विस्तार से पढ़ेंगे भी है 243 आई के बारे में। जब आप पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे, स्थानीय सुशासन के विषय में पढ़ेंगे, तो ये सब बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक राज्य वित्त आयोग होता है जो नगर पालिकाओं के विषय में प्रत्येक 5 वर्ष में जो है उसकी समीक्षा करता है। तो उसका गठन भी राज्यपाल महोदय ही करते हैं। और एक आकस्मिक निधि होती है, जैसे संचित निधि होती है, मैंने आपको संचित निधि पढ़ाई, आकस्मिक निधि पढ़ाई, जो 266 में संचित निधि का वर्णन 266 में है, 266 में, और आकस्मिक निधि का वर्णन 267 में है। तो ये केंद्र की भी होती है और राज्य की भी होती है। तो राज्य की जो आकस्मिक निधि है उसकी व्यवस्था राज्यपाल महोदय ही करते हैं। केंद्र की बात करें तो वहां राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राज्य में राज्यपाल महोदय करते हैं। तो ये इसकी कुछ वित्तीय शक्तियां हैं। तो फिर से मैं थोड़ा सा रिकॉल आपको करा रहा हूं। जो नियुक्तियों से संबंधित प्रावधान है, नियुक्तियों से संबंधित जो शक्तियां हैं राज्यपाल महोदय की, वो आप कार्यकारी शक्तियां में पढ़ते हैं। लाइन से मैंने सब लिखी है, आपको समझाई है। पुनः इसको रिकॉल करें, मोटा मोटी मैं आपको 1-2 बता देता हूं। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, जिला जज, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, इन सब की नियुक्ति करता है कुलपति, इन सब की नियुक्ति करता है। एक चीज याद रखें, सारे कुलपति नहीं, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति। तो इन सारे पदों की नियुक्ति करता है कार्यकारी शक्तियों में। आप मोटा मोटा नियुक्ति शक्ति लिख लें इसे, नियुक्ति शक्ति। विधायी शक्ति में हम जो भी विधानमंडल से संबंधित प्रावधान है, यानी विधानमंडल के अंदर से कौन कौन सी पावर है कि विधान परिषद में कितने सदस्यों को नामित करेगा, विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन को नामित करेगा, सत्र अवसान कर सकता है या नहीं, सत्र का आहूत कर सकता है या नहीं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है उसमें। वित्तीय शक्तियों में जैसा कि मैंने बताया कि एक तो बजट के बारे में पढ़ें और धन विधेयक के बारे में विशेष रूप से पढ़ें। जो सबसे मेन चीज आपको पढ़नी है वो ये पहला पॉइंट ही है धन विषय के विषय में, ठीक है। तो ये 3 शक्तियां आपकी हो गई। चौथी शक्ति आपकी न्यायिक शक्ति है, और न्यायिक शक्ति में मैंने यहां पे बहुत शॉर्टकट में लिखा है क्षमादान अनुच्छेद 161 के 2 प्रावधान। तो ये जो आप लिखा देख रहे हैं कि क्षमादान अनुच्छेद 161 के 2 प्रावधान, वो ये हैं, ये आपको पढ़ने हैं। ये वाले, ये दोनों प्रावधान जो मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं, ये ही क्षमादान के प्रावधान है। यानी वो सारे विषयों में राष्ट्रपति के समान क्षमादान की शक्ति रखता है, बस एक विषय में नहीं रखता, वो है मृत्युदंड। मृत्युदंड किसी व्यक्ति का, किसी दोषी का, किसी दोष सिद्ध व्यक्ति का माफ नहीं कर सकता। बाकी लगभग सभी उसके पास वही शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो 161 याद रखें, ये 2 पॉइंट याद रखें। एक चीज और याद रखें कि जिला न्यायाधीशों, जो आपने यहां भी पढ़ा कि जिला जज की नियुक्ति करता है, एक कार्यकारी शक्ति के रूप में आपने इसको पढ़ा, एक न्यायिक शक्ति के रूप में भी आप इसको पढ़ते हैं। क्योंकि कार्यकारी शक्ति के रूप में आप ये पढ़ते हैं कि जिला जज की नियुक्ति करता है, और न्यायिक शक्ति में आप इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि जिला जज की नियुक्ति करता है, क्योंकि वहां पे एक न्यायिक पद आ गया है। यहां पे आप नियुक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यहां पे आप पद के रूप में पढ़ते हैं। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रोन्नति और स्थानांतरण करता है। तीनों ही काम राज्यपाल महोदय के द्वारा होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी सब, और पढ़ाने से पहले भी कहा, और पढ़ाने के बीच में भी कहा, और पढ़ाने के बाद भी कह रहा हूं कि राष्ट्रपति को एक बार जरूर पढ़े। राष्ट्रपति को पढ़े बिना राज्यपाल को आप अच्छे तरह से नहीं समझ सकते। बहुत जल्दी हम मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए ऐसे ही मन लगा के पढ़े रहिए। नमस्कार।